देखिए, पहले पार्ट में हमने उन सारे रीजंस को देखा जो जिम्मेदार थे 1971 के युद्ध के लिए। हमने देखा कि कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने बांग्लादेश के बंगाली लोगों पे उर्दू थोपी, जिस चीज का स्टूडेंट्स, टीचर सभी ने विरोध किया, और ये पहली बार था जब पाकिस्तान की नींव हिली। हमने ऑपरेशन सर्चलाइट को भी देखा, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी में कत्लेआम हुआ, सिलेक्टिव जिनोसाइड, और किस तरह से एक ही धर्म इस्लाम पर बने दो हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हमने समझा 1947 का पार्टीशन के बाद जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है उसमें ज्यादातर हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का होता था, लेकिन विकास जो डेवलपमेंट है वो पश्चिमी पाकिस्तान यानी लाहौर, इस्लामाबाद, इन सभी जगहों पे होता था। यानी बजट के अंदर भेदभाव और इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स में भी भेदभाव हुए, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान वो अपनी तरफ ज्यादा सीटें रखता था बजाय इसके कि पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा जनसंख्या थी। लेकिन फिर होता है एक आखिरी आम चुनाव 1970 का, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की ऐतिहासिक जीत होती है। लेकिन यहाँ खान और जुल्फिकार अली भुट्टो इतनी आसानी से सत्ता सौंपने नहीं वाले थे, तो उन्होंने 25 मार्च शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और एक भारी मात्रा में सिलेक्टिव जिनोसाइड हुआ, जिसमें लाखों लोगों को मार दिया गया। हमने देखा कि भारत के अंदर अचानक से 1 करोड़ शरणार्थी भी आए, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान है वो इस सारी चीजों का जो जिम्मेदार है वो भारत को ठहराना चाहता था। तो जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तब इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ ने एक मीटिंग की, और हमने उन रीजंस को भी देखा कि क्यों इस मीटिंग में सैम मानेकशॉ ने अप्रैल में युद्ध करने से मना कर दिया, बावजूद इसके कि इंदिरा गांधी अब युद्ध करने के ऑर्डर दे चुकी थी। और इस पहले पार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों के साथ ज्यादती करे तो कैसे सिंपल से स्टूडेंट्स, टीचर्स, फार्मर्स गोरिल्ला योद्धा बनते हैं। और यही हुआ बांग्लादेश के साथ, तो कैसे बनी मुक्ति वाहिनी। लेकिन आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2, वो 13 दिन का युद्ध, जिसमें भारत अकेला संघर्ष कर रहा था और पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना सब अपनी ताकत लगा रहे थे। पूरी दुनिया हैरान थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या अब एक तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन भारत ने जो किया वो एक हिस्ट्री है। आज हम इस वीडियो में इसी चीज को समझने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को आराम से देखते जाइए। इतिहास अक्सर वो नहीं होता जो अखबारों में छपता है। कई बार इतिहास वो होता है जो बंद कमरों में दबे पांव की गई साजिश या कोई गुप्त समझौते से लिखा जाता हो। 1971 का युद्ध है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के सरहदों पर नहीं लड़ा जा रहा था, यह वाशिंगटन की गलियों, बीजिंग के महलों और मॉस्को के ठंडे दफ्तरों में भी लड़ा जा रहा था। यह एक ऐसा दौर था जब दुनिया कोल्ड वॉर के चरम पर थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे हेनरी किसिंजर, ये दो नाम 1971 के इतिहास के सबसे डिस्टर्बिंग किरदार थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था और वो पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ कई मीटिंग्स करना चाहता था, जिसे कहा जाता है द चाइना ओपनिंग। लेकिन अमेरिका आखिर ऐसा करना क्यों चाहता था? तो उस टाइम पे जो सोवियत संघ है वो काफी उभर रहा था, तो अमेरिका सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में पहले कोई बिजनेस डील्स नहीं थी, तो आसानी से एक दूसरे से बात वो नहीं कर सकते थे। तो इनके बीच में एक बिचौलिया थे जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह खान थे, और याह खान निक्सन के मैनेजर थे। अब अमेरिका ये जानता था कि अगर वो पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा उस युद्ध से हटने के लिए, तो कहीं वो चीन के साथ जो गुप्त दोस्ती करना चाहता है, जो साइलेंटली वो उसके साथ कुछ डील्स करना चाहता है, वो कैंसिल हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि अमेरिका के लिए उन 30 लाख बंगालियों की जान उनकी ग्लोबल डिप्लोमेटी के सामने बहुत छोटी थी। सालों बाद जब व्हाइट हाउस की जो रिकॉर्डिंग है, वो टेप्स है, जब वो पब्लिकली हुई तो दुनिया दंग रहेगी, क्योंकि इन टेप्स के अंदर जो निक्सन और किसिंजर के बीच की बातचीत थी, जिसमें भारत और इंदिरा गांधी के प्रति जो नफरत थी वह किसी भी राजनीतिक मर्यादा से परे थी। इस रिकॉर्डिंग में निक्सन कहते हैं कि भारतीय लोग बहुत चालाक और गंदे होते हैं। फिर किसिंजर कहते हैं कि वे दुनिया के सबसे आक्रामक लोग हैं, जबकि वे शांत होने का ढोंग करते हैं। यहाँ तक कि जो निक्सन है वो इंदिरा गांधी को ओल्ड विच यानी बुढ़िया कहकर बुलाते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि यह सिर्फ व्यक्तिगत नफरत नहीं थी, ये एक महाशक्ति का अहंकार था जिसे एक विकासशील देश यानी भारत है वो चुनौती दे रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरा को पूरा अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी राजनीति के आर्चर ब्लड उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। यहाँ तक कि उन्होंने वाशिंगटन को एक टेलीग्राम भी भेजा, जिसे द ब्लड टेलीग्राम कहा जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार एक लोकतंत्र को दबा रही है और एक दमनकारी सैन्य तंत्र का साथ दे रही है जो अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहा है, और यह अमेरिकी मूल्यों का नैतिक पतन है। लेकिन निक्सन को जब पता चला तो उन्होंने आर्चर को वापस बुला लिया और उनका करियर बर्बाद कर दिया, और यह सबूत था कि व्हाइट हाउस सच सुनना ही नहीं चाहता। अब इंदिरा गांधी जी जानती थी कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो जो दुनिया है
वो भारत को एक आक्रामक देश मानेगी और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की थ्योरी है वो सच हो जाएगी। तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया। सितंबर और अक्टूबर 1971 में वे दुनिया के सबसे बड़े नेताओं से मिलने निकली और जब वो वॉशिंगटन पहुंची तो निक्सन ने जानबूझकर 45 मिनट उन्हें इंतजार करवाया। अब ये एक अपमान था, लेकिन इंदिरा गांधी है वो विचलित नहीं होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपके देश के अंदर 1 करोड़ शरणार्थी आए, उनको आप किस तरह से देखेंगी, आप उनके लिए क्या करेंगी। तो उन्होंने निक्सन की मौजूदगी में ही कहा कि दुनिया को भारत को उपदेश देने की बजाय पाकिस्तान को रोकना चाहिए। वे खाली हाथ नहीं लौटी, उन्होंने यूरोप के देशों को यह समझा दिया कि भारत की सहन शक्ति है वो खत्म हो रही है। लेकिन इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा पे गई तो वो सोवियत संघ के पास भी गई। और अब यहाँ आता है भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ के बीच 20 साल की शांति और सहयोग संधि, जिसे इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है, उस पर उन्होंने दस्तखत किए और इसी के साथ भारत और सोवियत संघ की दोस्ती है वो स्टार्ट होगी, जो आज तक चल रही है। अब इसका असली महत्व क्या था? इसके टोटल 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला था सुरक्षा कवच, कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश तुरंत सैन्य मदद के लिए आएगा। और दूसरी चीज थी कि जो चीन को लेकर डर था भारत को, वो भी अब खत्म हो गया, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पर हमला करता तो उसे सोवियत संघ की रेड आर्मी से भी सामना करना पड़ता। और तीसरा था वेपन्स रिलेटेड, यानी सोवियत संघ ने भारत को आधुनिक MiG-21 विमान और टैंक देने का वादा भी किया था। और इस एक संधि ने निक्सन और किसिंजर की जो नीति थी उस पर पानी फेर दिया। और ये आजादी के बाद पहला था कि भारत ने किसी देश के साथ फॉर्मली कनेक्ट किया, मजबूरी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दे से। नवंबर आते थे सीमा पर तनाव बढ़ चुका था। इंडियन आर्मी है वो ऑपरेशन इंस्ट्रक्ट के तहत सीमाओं पर तैनात हो चुकी थी और सेम मानेकशॉ वो भी पूरे तैयार थे। और जो मुक्ति वाहिनी थी वह अब सिर्फ छिपकर हमला नहीं कर रही थी, वे पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी से आमने सामने लड़ रही थी। अब इन सारी वजह से उधर पाकिस्तान के जनरल यहाँ खान को लगने लगा कि अब देर करना उनके लिए भारी पड़ेगा और वे डर जाते हैं और वे प्री इम्पेटिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। अब दुनिया अपनी सांसें रोककर देख रही थी कि क्या एक और विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि मैदान में सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं थे बल्कि इनडायरेक्टली सोवियत संघ और अमेरिका भी बंदूकें तान चुके थे। 3 दिसंबर 1971 को शाम के 5:40 सूरज ढल चुका था। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस टाइम के रक्षा मंत्री जगजीवन राम वो पटना में थे। अब इस टाइम पे जो इंडियन आर्मी है वो भी पूरी पाकिस्तान की तरफ तैनात थी। तो जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे यहाँ खान, उनको लगा कि अब ये सबसे सही मौका है भारत पे अचानक हमला करने का, और उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तान की वायुसेना PAF ने भारत के 11 एयरबेस पे एक साथ हवाई हमले किए। पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, आगरा, अंबाला, सायरन की आवाज से पूरा उत्तर भारत गूंज उठा। अब इसके पीछे पाकिस्तान की एक राजनीति थी। सन 1967 के अंदर अरब इजराइल युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने मिस्र पे पहला हमला किया, उसकी एयरबेस है उस पे हमला किया ताकि जो वायुसेना है वो उड़ने से पहले ही खत्म हो जाए। और ऐसा सेम पाकिस्तान है वो भारत के साथ करना चाहता था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी गलती हुई। भारतीय वायुसेना और इंटेलिजेंस है उनको इस हमले का पहले ही अंदेशा हो चुका था, तो हमने अपने लड़ाकू विमानों को कंक्रीट के बंकरों में सुरक्षित कर दिया था और रनवे पर एक नकली, जो डमी कहते हैं, उन विमानों को खड़ा कर दिया। नतीजा पाकिस्तान ने सैकड़ों बम गिराए, लेकिन भारत का नुकसान है वो न के बराबर हुआ। अब इसके बाद रात के करीब 12 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक ठहराव था। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और ये जो संकट है अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। अब जो युद्ध है वो आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था, लेकिन जो सेम मानेकशॉ उनकी रणनीति क्या थी इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत है उसको 2 मोर्चों पर लड़ना था। पहला था वेस्टर्न फ्रंट यानी पंजाब और राजस्थान। अब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान मजबूत था तो भारत की रणनीति है वो यहाँ पे अग्रेसिव डिफेंस की थी, यानी पाकिस्तान को रोको, उन्हें उलझाए रखो और उन्हें भारत में घुसने मत दो। और दूसरा था ईस्टर्न फ्रंट यानी बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ भारत की रणनीति है वो टोटल ब्लिट्जक्रीग थी, यानी कि बिजली की रफ्तार से हमला। पाकिस्तान की जो सेना है उसको संभलने का मौका भी ना दे और सीधे ढाका पर अपना कब्जा कर ले। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि भारत है वो तो बांग्लादेश की तरफ बिजी है, तो हम पश्चिमी तरफ से राजस्थान के अंदर एंट्री करेंगे और भारत को चौंका देंगे। इसके लिए उसने लोंगेवाला बॉर्डर को चुना, क्योंकि अगर वो लोंगेवाला पे जीत जाता तो वहां से जैसलमेर जाने का उसे सीधा रास्ता मिल जाता
और वहां से पूरे भारत के अंदर। अब 4 से 5 दिसंबर की बात है, लोंगेवाला बॉर्डर पर तकरीबन 120 जवान थे और पाकिस्तान की सेना लगभग 3000 सैनिक थे, जिसके अंदर ट्रक्स भी थे और लगभग 60 टैंक थे जिनका नाम था T-59 और T-69। अब उस रात को 120 भारतीय जवानों ने इस पूरी सेना को रोक के रखा और कल सुबह तक यानी कि 7 से 8 बजे तक भारत ने पाकिस्तान की सेना के साथ वीरता से युद्ध किया। पाकिस्तान की सेना को हार माननी पड़ी और उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब यहाँ पे जो 120 जवान थे उनकी कमान संभाले हुए थे मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी। और इस लोंगेवाला युद्ध पे मैंने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, क्योंकि इस लोंगेवाला फाइट को हम कम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके इस वीडियो को जरूर देखना। देखिए 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने वह किया जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने नहीं किया था। कराची यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और उसकी नेवी का हेडक्वार्टर, अब इस हेडक्वार्टर को इम्प्रेग्नेबल माना जाता है यानी कि अभिज्ञ। लेकिन भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन टाइड रेट। इसमें क्या था कि भारतीय नेवी की जो किलर स्क्वाड्रन है उसकी 3 छोटी मिसाइल बोट्स INS निपात, INS निर्घट और INS वीर, ये 3 मिसाइल बोट्स थी। ये चुपचाप कराची की तरफ बढ़ती हैं। अब ये पहली बार था जब इस क्षेत्र के अंदर एंटी शिप मिसाइलों का यूज किया जाना था। रात के करीब 10:30 बजे INS निर्घट ने अपनी मिसाइल फायर की। निशाना था पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर। मिसाइल सीधे जाकर लगी। PNS खैबर 2 टुकड़ों में टूट गया और मिनटों के अंदर डूब गया। इसके बाद भारतीय सेना ने कराची के तेल डिपो पर भी मिसाइलें दागी। धमाका इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह 7 दिनों तक जलता रहा और वो आग इतनी भयानक थी कि वो सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही थी। और ये कामयाबी इतनी बड़ी थी कि आज भी 4 सितंबर को इंडियन नेवी डे बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान भी चुप नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी PNS गाजी को भारत के पूर्वी तट पर भेजा। अब गाजी का मिशन सिर्फ एक था कि भारत के सबसे बड़े जो विमान वाहक पोत है यानी INS विक्रांत, उस पर हमला किया जाए और उसको डुबो दिया जाए। अब एक चूहे बिल्ली का खेल था। भारतीय नौसेना को पता था कि गाजी आ रही है तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने गाजी को चकमा देने के लिए झूठे रेडियो सिग्नल भेजे कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है, बल्कि ऐसा था नहीं, क्योंकि उसे सुरक्षित अंडमान भेज दिया गया था। अब जो गाजी है वो विशाखापट्टनम के बाहर शिकार का इंतजार कर रहा था। लेकिन 3 से 4 दिसंबर की रात पानी के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। PNS गाजी अपने ही बिछाए माइंस या फिर INS राजपूत द्वारा गिराए गए डेप्थ चार्ज से फट गई और पाकिस्तानी नेवी का गौरव PNS गाजी अपने 93 नाविकों के साथ बंगाल की खाड़ी की तलहटी में समा गया। और अब INS विक्रांत पूरी तरह सुरक्षित था और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की नाकाबंदी करने के लिए तैयार था। युद्ध शुरू हुए 3 दिन हो चुके थे। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। ढाका अभी भी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था और जनरल नियाजी ने कसम खाई थी कि भारतीय सेना मेरी लाश पर से गुजर कर ही ढाका में घुस पाएगी। लेकिन भारतीय सेना ने वह किया जिसकी उम्मीद नियाजी को सपने में भी नहीं थी। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्मन रणनीति को अपनाया, यानी जिसे हिंदी के अंदर तड़ित युद्ध कहा जाता है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए कि पाकिस्तानी सेना की रणनीति यह थी कि वे सीधे सीमा के पास के जो बड़े शहर हैं जैसे कि जसोर, खुलना, सिलहट, उनको किलो यानी फोर्ट के अंदर बदल देंगे। उनका सोचना था कि भारतीय सेना इन शहरों को जीतने में हफ्तों लगा देगी और तब तक अमेरिका या चीन मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना के जनरल संगत सिंह और जनरल अरोड़ा ने एक अद्भुत चाल चली। उनकी रणनीति थी लीव द हाईवे, टेक द बैलेंस। अब भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के गढ़ थे उनको घेर कर छोड़ दिया। कोई उन पे हमला नहीं किया और खेतों, गांव और कच्ची सड़कों से होते हुए ढाका पहुंच गए। पाकिस्तानी कमांडर वो शहरों में बैठकर भारतीय सेना का इंतजार कर रहे थे और उनके पीछे से भारतीय सेना टैंक लेके, हथियार लेके ढाका की तरफ चली गई थी। यहाँ पे भारतीय सेना दुश्मन के दिमाग से खेल रही थी। लेकिन ढाका तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी मेघना नदी। यह नदी 4 किलोमीटर चौड़ी थी, समुद्र जैसी विशाल। और तो जो पाकिस्तानी सेना है उसने पीछे हटते वक्त मेघना नदी पर जो एकमात्र पुल था उसको तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि भारतीय सेना इस नदी को पार करने में हफ्तों लगा देगी। लेकिन यहाँ भारतीय वायुसेना ने वह कारनामा किया जिसे ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज कहा जाता है। रात का अंधेरा था और हमारे पास Mi-4 हेलीकॉप्टर्स थे। जनरल संगत सिंह ने फैसला किया कि हम तैर कर नहीं, उड़कर जाएंगे। और इस पूरी रात में हेलीकॉप्टर्स ने सैकड़ों उड़ानें भरी। एक बार में कुछ सैनिक, फिर वापस, फिर कुछ सैनिक, इस तरह हजारों सैनिकों और तोपों को नदी के उस पार उतार दिया गया। और जब सुबह हुई और पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी खाइयों से बाहर झांका तो उनके होश उड़ गए।
जिस नदी को वे अपनी सुरक्षा मान रहे थे, अपनी ढाल मान रहे थे, भारतीय सेना उसे पार कर चुकी थी और अब ढाका उनसे सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था। 11 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए भारत ने अपना अगला पत्ता खेला। देखिए, ढाका के उत्तर में यहाँ पे टंगेल इलाके में भारतीय सेना की 2 पैरा बटालियन ने यहाँ पे एयर ड्रॉप किया। 700 से ज्यादा पैरा ट्रूपर्स सीधे दुश्मन के इलाकों के बीच में कूदे। उनका मकसद था कि भागती हुई पाकिस्तानी सेना का रास्ता काटना और कादर सिद्दीकी के नेतृत्व वाली जो मुक्ति वाहिनी है उसके साथ मिल जाना। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल गेम खेला। उन्हें पता था कि जो वो बातचीत कर रहे हैं रेडियो के थ्रू वो पाकिस्तान सुन रहा है, तो उन्होंने वहां पे जानबूझकर बोला कि लगभग पैरा ट्रूपर्स है, उनकी संख्या 700 नहीं बल्कि 5000 है। इसलिए जानबूझकर रेडियो पर यह खबर फैला दी कि 5000 पैरा ट्रूपर्स उतरे हैं, जबकि असल में सिर्फ 700 थे। अब ये बात सुनकर पाकिस्तानी जनरलों के हाथ पांव कांपने लगे। उन्हें लगा कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और पाकिस्तानी सेना यहाँ पे डरने लगी थी, और ये डर गोली से ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। अब यहाँ पे चूंकि पाकिस्तानी सेना को घेर लिया गया था 5000 नहीं बल्कि 700 पैरा ट्रूपर्स के थ्रू, तो यहाँ पे मानेक साहब है, उन्होंने कहा कि यू आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, योर एयर फोर्सेस हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यू हैव नो होप टू एनी हेल्प, सरेंडर एंड यू विल बी ट्रीट विद डिग्निटी। जनरल सेम मानेकशॉ ने युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। वो हर रोज रेडियो पर आते और पाकिस्तानी सैनिकों के नाम लेकर बताते कि तुम्हारी ब्रिगेड यहाँ फंस गई है, तुम्हारे जहाज डूब गए हैं, अपने परिवारों के बारे में सोचो, घर वापस जाओ। आसमान से लाखों पर्चे गिराए गए जिन पर लिखा था हथियार डाल दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इस साइकोलॉजिकल दबाव ने पाकिस्तानी सैनिकों के जो लड़ने की इच्छा शक्ति थी उसको तोड़ दिया। वे बिना लड़े ही हथियार डालने लगे। और 14 दिसंबर 1971 ढाका में अब भी पाकिस्तान की जो कठपुतली सरकार है वो बैठी थी। गवर्नर A.M. मलिक अपने मंत्रियों के साथ गवर्नर हाउस में मीटिंग कर रहे थे। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि अमेरिका का 7वां बेड़ा उन्हें बचाने आ जाएगा, लेकिन तभी भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमानों से गवर्नर हाउस की छत उड़ा दी। ये हमला इतना सटीक था कि जो गवर्नर मलिक है वो डर से कांपने लगे, और उन्हें वहां पे जो भी कागज मिला, रिपोर्ट्स भी बता दी कि जो सिगरेट का कागज था उस पर उन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया और अपने परिवार के साथ रेड क्रॉस के शेल्टर में भाग गए। उस धमाके के साथ ही पूरी पाकिस्तान की सरकार का अंत हो चुका था। अब ढाका में कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ एक डरा हुआ जनरल नियाजी था और शहर के दरवाजे पर खड़ी भारतीय सेना। 16 दिसंबर 1971 सुबह के 10 बजे हुए थे। सेम मानेकशॉ ने नियाजी को एक आखिरी अल्टीमेटम भेजा, शाम तक सरेंडर कर दो वरना हम ढाका पर अब तक का सबसे भीषण हमला करेंगे। मेजर जनरल जेकब, जो ढाका में नियाजी के पास सरेंडर का ड्राफ्ट लेके गए थे, उन्होंने बाद में बताया कि उस कमरे के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि आप सुई गिरने की आवाज सुन सकते थे। नियाजी की आंख में आंसू थे। उनके पास 26,000 सैनिक ढाका में मौजूद थे, वे लड़ सकते थे, लेकिन उनका हौसला टूट चुका था। अब वह घड़ी आ चुकी थी। ढाका का रमना रेस कोर्ट मैदान, वही मैदान जहां 1948 में जिन्ना ने उर्दू थोपी थी और जहां 1971 में मुजीब ने आजादी का नारा दिया था, आज उसी मैदान पर पाकिस्तान का अंत होने वाला था। शाम के 4:31 एक साधारण सी लकड़ी की मेज लगाई गई, उस पर 2 लोग बैठे थे। एक तरफ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो सिखों की पगड़ी पहने हुए थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए और उन्होंने उसके तुरंत बाद अपनी जो रिवॉल्वर है वो निकालकर जनरल अरोड़ा को सौंप दी। उनकी आंखों में आंसू थे और वहां पर जो भीड़ थी वो जोय बांग्ला के नारे लगा रही थी। अगर भारतीय सेना चारों तरफ ऐसे एक सिक्योरिटी ना बनाती तो जो वो भीड़ है वो नियाजी को कब का मार चुकी होती। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले और यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी आर्मी ने इतनी बड़ी तादाद में इतनी जल्दी घुटने नहीं टेके थे। इंदिरा गांधी जी है वो संसद में आए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, ढाका इज नाउ ए फ्री कैपिटल ऑफ ए फ्री कंट्री। यानी ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। अब हम युद्ध जीत चुके थे, लेकिन क्या हम शांति जीत पाए? जुलाई 72 में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आते हैं शिमला समझौते के लिए, और यहाँ पे भारत के पास 2 बड़े पत्ते थे। पहला था कि 93,000 युद्धबंदी, हमारे पास उनकी पूरी फौज थी, और दूसरा था 5,000 वर्ग किमी की जमीन जो हमने पश्चिमी मोर्चे पे अटैक करके जीती थी। लेकिन भारत ने ये सब कुछ वापस कर दिया। क्यों?
आलोचक यानी क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को इस पॉइंट पे जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए था और उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनवा लेना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे के कुछ लॉजिक्स भी थे और उनकी कुछ मजबूरी भी थी, उनको समझिए। पहला था आर्थिक बोझ। 93,000 सैनिकों को हिलाना और रखना भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था। दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दुनिया यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम भारत पर दबाव डाल रही थी कि युद्ध बंदी को रिहा कर दो। और तीसरा था भुट्टो का वादा। भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कथित तौर पर मौखिक वादा किया कि वे पाकिस्तान जाकर धीरे धीरे कश्मीर के मुद्दों को सुलझा लेंगे और लोग को बॉर्डर मान लेंगे। इंदिरा ने उन पर भरोसा किया और यही भारत की गलती थी। भुट्टो ने पाकिस्तान जाते ही अपना रंग बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहे भले ही घास की रोटी खाए लेकिन हम परमाणु बम बनाएंगे। शिमला समझौता भारतीय एक सैन्य जीत थी लेकिन एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी था। इस युद्ध के बाद जो बांग्लादेश है वो एक नया राष्ट्र बना, एक स्वतंत्र देश बना और भारत है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर के रूप में उभरा। और पाकिस्तान के हालात पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।